अब देखिए, आज का टॉपिक हम लोगों का है कि धन की निकासी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये धन की निकासी का मतलब क्या होता है? धन का निकलना, इसका मतलब है कि भारत का, चूंकि ये जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भारत के सेंस में पढ़ रहे हैं ना, कि भारत में धन की निकासी कैसे हुई, उसके कई सारे अर्थ समझेंगे। पहले धन की निकासी का अर्थ क्या होता है पहले वो समझते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे कि धन की निकासी कितने तरीके से निकला गया, मतलब धन के निकासी के स्रोत कौन कौन से थे। उसके बाद देखेंगे इसको निकालने का तरीका क्या रहा, मतलब कितने तरीके से निकाला गया। जैसे रेलवे के माध्यम से धन की निकासी हुआ कि नहीं भारत में, बहुत सारा हुआ। उसके बाद देखना है कि आखिर धन की निकासी का मूल्यांकन क्या होता है, उसके परिणाम क्या पड़ा। धन की निकासी से परिणाम क्या अच्छा पड़ा होगा या खराब पड़ा होगा? खराब ही रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर धन की निकासी का अर्थ क्या होता है। धन की निकासी में कहता है कि भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना, मतलब भारत से जो संपत्ति वो कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। क्या बदले में कोई भौतिक लाभ भारत को मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो एक तरफ से धन तो जा रहा था बहुत सारा, लेकिन उस बदले में भारत के लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था, और इसी को क्या बोलते हैं, धन की निकासी। अच्छा, इस धन की निकासी का सबसे पहले सिद्धांत किन्होंने दिया? दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को बताया कि हाँ, भारत में धन की निकासी काफ़ी हुआ है। इससे पहले किसी भी लोगों ने, कोई भी लोगों ने ये नहीं बताया कि भारत में धन की निकासी चल रहा था। लोग कान में तेल दे के सोए हुए थे, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। किसी को एहसास ही नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है देश में। ये पहले व्यक्ति थे जो एक तरह से कह लो कि उस समय के बहुत बड़ी आर्थिक सलाहकार थे। सलाहकार नहीं, मतलब आर्थिक, मतलब कि इकोनॉमिस्ट थे। मतलब इकोनॉमिक्स पे उनको अच्छा खासा पकड़ था, समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें क्या चल रहा है। हाँ भाई, ब्रिटिश एंड क्या था, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, कि मतलब भारत में क्या हो रहा है, अन ब्रिटिश रूल हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अन ब्रिटिश रूल। भारत में क्या चल रहा है, अन ब्रिटिश रूल। हम बता रहे हैं जस्ट, भारत में चल रहा है अन ब्रिटिश रूल, जबकि इंग्लैंड में क्या चल रहा था, ब्रिटिश रूल। देखिए, भारत के लोगों पर जो ब्रिटेन का कानून था वो अलग अलग था, यहाँ के लोगों पर अलग कानून, और जो यहाँ पर ब्रिटिश के लोग रहते थे उन पर अलग कानून। मतलब अगर भारत में ब्रिटिश रूल होता तब तो अच्छा होता, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पर अन ब्रिटिश रूल था, क्योंकि ब्रिटिश रूल इंग्लैंड में चल रहा था। मतलब ब्रिटेन का सही कानून, मतलब कानून का सही से संचालन करना। अन ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश रूल में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ब्रिटेन का सही, मतलब कि यहाँ पर कानून का सही तरीके से संचालन हो रहा है और यहाँ पर कानून का संचालन नहीं होता। वही ब्रिटेन दोनों जगह कानून बना रहा है, अपने देश में भी कानून बना रहा है, यहाँ भी तो कानून चल रहा है, लेकिन वो कानून वहाँ पर काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ब्रिटेन में जो भी कानून बनाया वहाँ के सांसद, वो तो वहाँ के लोगों को ध्यान में बना रहा है ना। और यहाँ पर कानून कैसे बन रहा है, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखकर। यहाँ पर लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है क्या? नहीं। तो इसको हम अन ब्रिटिश रूल कहेंगे कि नहीं? तो यहाँ पर लोगों का ध्यान रखा जाता है कि नहीं, बताओ। यहाँ पर इंग्लैंड में जो कानून बनता है वो कानून कैसे बनता है, लोगों को ध्यान में रखते हुए। जबकि यहाँ पर कानून किस हिसाब से बनता है, यहाँ पर जो कानून बनता है सिर्फ अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब भारत में जो कानून ब्रिटिश बनाता है वो सिर्फ अपना लाभ देखता है। यहाँ पर लोगों का ध्यान कुछ है, लोगों से कोई मतलब है, लोगों के अधिकारों से कोई मतलब है नहीं। जब जो मन में आया कानून बना दिया, जिसको मन इसको पकड़ लिया। यहाँ पर कोई मौलिक अधिकार नहीं था, जबकि वहाँ पर लोगों के पास फंडामेंटल राइट होते थे। तो यही था भेदभाव मूलक कानून, जबकि कानून वही व्यक्ति बना रहा है। इसलिए कहते हैं कि भारत में कौन सा कानून था, अन ब्रिटिश रूल, जबकि इंग्लैंड में कौन सा कानून चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था। यही बात दादा भाई नौरोजी ने कहा कि दरअसल भारत में कौन सा रूल चल रहा है, अन ब्रिटिश रूल। उन्होंने जब ब्रिटेन जाकर देखा तो बोला अरे बाप रे बाप, देखो यहाँ पर लोगों को कितनी सुविधाएं दी गई हो, यहाँ पर कानून व्यवस्था कितना अच्छा है। और यही लोग जब कानून बनाते हैं वहाँ जाकर के तो चौपट टाइप का कानून बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश रूल असल में यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है,
अन ब्रिटिश रूल चल रहा है, समझ में आया। तो ये पॉवर्टी, भारत की गरीबी पर भी उन्होंने बात बोला। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया यहाँ के लोगों को कि दरअसल भारत में क्या है, लूट मचा है। यहाँ पर धन की निकासी कितने तरीके से हुआ है ये तो भैया हम पढ़ने वाले हैं कि धन की निकासी के स्रोत कौन है, प्रक्रिया क्या था, ये सारा प्रक्रिया इन्होंने ढंग से बताया और बाद के इतिहासकार उसको और अच्छे से एनालिसिस करके जोड़ा। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि ये धन की निकासी कैसे हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस के लोग बाद में धन की निकासी को ये लोग भी एक्सेप्ट करने लगे। पहले जब शुरू में ये 1867 में बोल रहे थे तो कोई इनकी बातों को उतना यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में चल के यही कांग्रेस के लोग अब यकीन करने लगे कि नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप। तो कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब क्या होता है, मीटिंग। कलकत्ता में जो मीटिंग चल रहा था उस समय मतलब कि कांग्रेस के जो मेंबर थे उनके सामने भी ये बात उठाया गया कि भाई भारत में वाकई में धन का काफ़ी लूट हुआ है। हाल फिलहाल यहाँ से बहुत सारे लोहा और कोयला को लेके जाया गया है, क्योंकि 1853 में हम जानते हैं कि डलहौजी ने क्या किया था, ट्रेन चलाया। तो देखिए 1853 में जब ट्रेन का संचालन किया गया था, 1853 से शुरू किया गया था, डलहौजी के माध्यम से हुआ था शुरू। कहाँ से कहाँ तक चला था, बॉम्बे से मुंबई, बोलना गलत है ना, बॉम्बे नहीं, बॉम्बे पुराना नाम था, इसको बम्बई बोलते हैं, बम्बई या बॉम्बे है ना, बम्बई। तो पहले बम्बई था, अब उसी का नाम चेंज होकर के मुंबई हो गया। तो नहीं, बम्बैया मिठाई नहीं खाए आप लोग, नहीं खाए हैं? तब वो जो देखते होंगे लकड़ी में जो ऐसे करके डंडा में ये चीनी का जो है वो ऐसे करके जो जिससे तिलकुट बनता है, तिलकुट नहीं देखे बनते हुए, चीनी का रान जो टाइट उसमें तिल वगैरह मिला करके कूटा जाता है। तो दरअसल वही जो रान जो बनता है ना, उसी को ऐसे ऐसे करके लपेटा जाता है, उसको खींचे एकदम तार के जैसा खींचता है और उसको कलर रंगीन होता है, उस सिक्की में ऐसे ऐसे कर डाल के फूल बना करके आपको दिया जाता था खाने के लिए। बचपन में बड़ा अच्छा लगता था, 1 रुपये में 2 रुपये में मिलता था। तो बॉम्बे से कहाँ चला था, थाने चला था ट्रेन, ठीक। तो जब ट्रेन चलेगा तो पटरी बिछाना पड़ेगा ना, उस पटरी का निर्माण कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में। पटरी का निर्माण कहाँ होता है, तो लोहा कोयला यहीं से ढो के ले जाया जा रहा था। अच्छा देखिए आगे चल के फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अब रेलवे ट्रैक का निर्माण और तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि 1853 के बाद भारत में रेलवे का विकास क्या हो गया, बढ़ेगा। 1853 के बाद से रेलवे का विकास क्या हो गया, तेज़ी से बढ़ा। तो इसके लिए पटरी भी तेज़ी से बिछने लगा। तो जब पटरी तेज़ी से बिछेगा तो लोहा और कोयला का भी खपत क्या होगा, तेज होगा। तो जब अचानक से कोई चीज़ खपत होने लगता है ना, तो आपको नज़र में आ जाता है। इससे पहले धन की लूट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे आराम आराम से प्यार से लूटा जा रहा था, तो लोगों को एहसास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब तेज़ी से धन का लूट होने लगा, मतलब कि अब रेलवे की वजह से क्या हुआ, धन की लूट क्या हुआ, तेज हुआ। वरना पता, रेलवे नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि यहाँ से धन भी निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता था कि ये बंदा यहाँ से खरीद रहा है, कॉटन के पैसे भी देता है और फिर ये वहाँ ले जाकर के कपड़ा बनाता है और फिर वहाँ से लाके बेचता है। तो इसमें कुछ खास गलत लोगों को नहीं लगता था। लेकिन बाद में समझ में आना धीरे धीरे कि लूट तो केवल रेलवे के वजह से तो उजागर हुआ ये भ्रष्टाचार। अगर रेलवे नहीं बिछाता तो ये भ्रष्टाचार पता भी नहीं चलता। बात समझ में आया। जैसे 2014 में कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन हुआ, अगर देश में सत्ता परिवर्तन हुआ ना, कांग्रेस गया बीजेपी आया, वो तो 2G स्कैम, कोयला आवंटन वाला जो मामला था उसके वजह से कांग्रेस पर आरोप लगा कि ये जो संस्था है कांग्रेस, ये भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। अगर 2G स्कैम या वो सब नहीं हुआ होता, जो कॉमनवेल्थ वगैरह जो घोटाला हुआ था, लोगों को पता चल पाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा लूट था। और जब भी कोई बड़ा स्कैम होता है वो न्यूज़ में जल्दी आता है। हो सकता है इससे पहले छोटा मोटा स्कैम वो कांग्रेस की होगी, लेकिन पता नहीं है किसी को। तो बड़ा घोटाला लोगों को जल्दी दिखता है, यही बड़ा घोटाला था रेलवे। तो रेलवे का निर्माण किया और रेलवे की वजह से कितना घाटा हुआ ये तो हम लोग देख चुके हैं। कुसुम नींद आ रहा है क्या? थोड़ा स्ट्रेट होके बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी लगवा दें क्या? अच्छा बताइएगा, नहीं तो बोलिएगा कुर्सी वर्सी पानी वानी का व्यवस्था करते हैं, चाय नाश्ता भी हो जाएगा। ठीक है। तो कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया। कांग्रेस के सामने कई सारे पक्ष को रखा गया कि देखिए धन की लूट रेलवे के वजह से तो खैर पता चला, लेकिन धन का लूट केवल इतना ही नहीं था, धन का लूट तो बहुत पहले से चल रहा है। जिस समय बंगाल में व्यापार कर रहा था, आपको याद होगा, वहीं से शुरू हो गया, प्लासी के युद्ध से ही। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो जीता, उसके बाद तो पूरा बंगाल को अपने कैप्चर में कर लिया ना। तो यहीं के राजवाड़ों से, अरे बंगाल के नवाब से जो धन प्राप्त होता था राजस्व के माध्यम से, उसी पैसे से यहाँ पर कच्चा माल खरीद लेता था
अब वही माल को वहाँ जाके बेच भी देते, मतलब कि अपने घर से पैसा भी नहीं लाया, यहीं के नवाब से पैसा लिया, कच्चा माल खरीदा और वहाँ जाकर के बेच दिया ज़्यादा दाम में। सर उन लोग को इतना दिमाग कहाँ से आया था इतना पहले? देखो बात है कि व्यापार एक ऐसा नहीं कि भारतीयों के पास नहीं था, भारतीय भी कर सकते थे, लेकिन भारत, आपने कभी सुना कि भारत के लोग किसी और देश को गुलाम बनाया? नहीं, भारत में ये स्वभाव कभी नहीं रहा। ये देखिए भारत को महान आप जो कहते हैं, कुछ लोग ठीक है आरोप लगा लीजिए कि काहे का महान, यहाँ पर इतना गलती है। आप भारत के बारे में जितना सही बोलोगे ना उतना गलत भी उसके पीछे है। हर चीज़ के पीछे प्लस और माइनस होता है। भारत के बारे में आप खराब से खराब बातें भी कह सकते हो, अच्छा से अच्छा बातें भी बहुत है। भारतीय मतलब जो देश, भारत का देश जो महान है वो यूं ही नहीं है। महान होने के पीछे रीज़न हम लोग टॉलरेंस अच्छा करते हैं, हम लोगों का कल्चर ऐसा है, हमने किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया। क्या किया किसी पर आक्रमण? किसी को गुलाम बनाया क्या? नहीं, पर हमने आक्रमण झेला, हमने कई बार झेला। नादिर शाह से लेकर के आदिल शाह तक सभी को झेला, मुगलों तक को झेला। तो हम लोग पीड़ित हैं, आक्रमणकारी नहीं हैं। हम लोग किसी के देश पर कभी हमला नहीं किया। कभी देखा कि मतलब जाकर नेपाल पे हमला कर दिए, भूटान पे हमला कर दिए, ऐसा कभी नहीं किया। बगल में श्रीलंका था, श्रीलंका पे हमला कर लिए, नहीं। तो महान होने के पीछे रीज़न है ना कि हम लोग कभी भी किसी पर हमला नहीं करते हैं। हाँ, पर सुरक्षा के लिए हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलो महानता की बात तो अलग है, अर्थ तो हम लोग समझ चुके हैं। अब जरा सा देखें कि धन की निकासी के स्रोत क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते हैं, इसको पूरा लिखते हैं फटाफट तेज़ी से और उसको हम तेज़ी समझते चले जाते हैं। ठीक है, देखिए धन की निकासी के जो स्रोत है इसमें हमें ये देखना है कि ब्रिटेन के माध्यम से भारत से किस प्रकार से धन का बहिर्गमन हुआ, यानी कि धन की निकासी कैसे कैसे हुआ। ये जितने सारे पॉइंट हम लिखे हैं इसमें आपको ये समझ में आएगा कि इसमें धन की निकासी के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए ब्रिटेन के माध्यम से। सबसे पहला पॉइंट है सार्वजनिक ऋण पर दिया गया ब्याज। ये ऋण लिया कौन? सार्वजनिक ऋण, इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक लोन। ये पब्लिक लोन कौन लिया था? ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी भारत में रेलवे का विकास करने के लिए अपने देश से लिया था लोन। मेरी बात तो समझिएगा, ब्रिटेन के लोग अपने उद्योगपति यानी अपने देश में जो उद्योगपति वगैरह थे वहाँ की सरकार से लोन लिया, और लोन लेने के बाद जो ब्याज चुकाएगा वो ब्याज कहाँ के पैसा से जाएगा? भारत से। तो ब्याज कौन चुका रहा है? भारत वाले लोग। जबकि लोन कौन लिया था? ब्रिटेन के लोग लिया, भारत में रेलवे का विकास करने के लिए। ठीक है, तो ब्याज हमें चुकाना पड़ रहा है। और हमने ये भी देखा कि रेलवे का विकास के समय में कितना ज़्यादा खर्चीला था हम लोगों का। लगभग 30,000 पाउंड मात्र 1 मील का रेलवे ट्रैक बिछाने में खर्च आता था। तो सार्वजनिक ऋण जो ब्रिटेन के लोग जो लिया था भारत में विकास करने के लिए, उस पर दिया जाने वाला ब्याज जो है वो किस पर आरोपित किया गया? भारतीय खजानों पर। यहाँ के लोगों से वो ब्याज दिया गया था। तो पहला धन का लूट वो समझ में आ रहा है। अगला देखिए, सार्वजनिक ऋण को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक लोन, मतलब सार्वजनिक रूप से दिया गया कर्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। अभी जो मेट्रो जो रेल बन रहा था, मेट्रो का जो ट्रैक वगैरह जो बिछ रहा था दिल्ली में, उस पर हम लोग जापान से कर्ज लिए थे। तो भारत सरकार वो कर्ज किससे लिया? जापान से। 1% के ब्याज पर लिया गया था। तो वो जो ब्याज दिया जाएगा वो किससे, मतलब वो पैसा कहाँ से सरकार देगी? हम ही लोग के अकाउंट से देगी ना। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं, जो भी भारतीय सरकार रही होगी, वो जो लोन लिया था जापान से लिया कि आप हमें पैसे दो, टेक्नोलॉजी दो, हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम मेट्रो रेल बिछाना चाहते हैं। जो दिल्ली में मेट्रो रेल जो आपको दिख रहा है, रेल तो पैसा तो ले आए हम, लेकिन उस पैसे पर जो ब्याज देगी सरकार वो कहाँ से देगी? हम ही लोगों का पैसा देगी ना, जो पब्लिक फंड से जो पैसा होता है। तो उस समय अगर ब्रिटेन की बात करें तो जो भी भारत में जो रेलवे का विकास हो रहा था, उस रेलवे का विकास के लिए पैसा कहाँ से लिया था? अपने देश के उद्योगपति से वो लिया था। लेकिन जो पैसा लिया उस पर तो ब्याज देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पैसा सूद पर लिया था, कर्ज पर लिया गया था। उस पर जो ब्याज देना पड़ा था वो यहाँ के लोग, यहाँ के पैसे से दिया गया था ब्याज। मैटर समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट क्या है कि व्यापार उद्योगों एवं बागानों से प्राप्त है। भारत में जितना भी प्रकार का व्यापार वो किया, चाहे मसाले का व्यापार हो, नील का हो, अफीम का हो, चरस का हो, गांजे का हो, भांग का हो, जिस भी चीज़ का व्यापार वो किया अंग्रेजों ने, व्यापार उद्योग एवं बागान, भारत में जो छोटा मोटा उद्योग था उसका भी फायदा किसको मिला? ब्रिटेन को मिला। जैसे जूट इंडस्ट्री जो खोला गया था वो ब्रिटेन क्यों खोला गया था? भारत में जो जूट का फैक्ट्री खोला गया वो किस लिए? ताकि यहाँ पर पैकेजिंग करने के लिए सस्ते रेट पर बोरा बना पाए, पैकेजिंग करने के लिए। तो वो जूट उद्योग का भी फायदा किसको मिला?
भारत में अंग्रेज ने जितना भी इंडस्ट्री बिठाया वो केवल अपने फ़ायदे के लिए किया, यहाँ के लोगों के लिए नहीं। जूट इंडस्ट्री से किसको फ़ायदा हुआ? ब्रिटेन के लोगों को हुआ। हालांकि कुछ एक फ़ायदा हम लोगों को भी हुआ कि चलो भाई जूट का प्रोसेसिंग होने की वजह से जूट का खपत बढ़ा है, तो हम लोग भी जूट की खेती करने लगे, लेकिन उसका कच्चे माल का ज़्यादा लाभ भी नहीं मिला हम लोग को। उसके बाद देखिए बागानों से प्राप्त आय, यहाँ पर जितने भी चाय बागान हुआ, चाय बागान था ना यहाँ पर जितना भी जैसे सेब वगैरह की खेती होती है, संतरा की खेती होती थी, उस पर भी फायदा किसको मिला? इंग्लैंड को मिला ना, ब्रिटेन को मिला। यानी चाहे भारत में व्यापार किया हो, जितना भी भारत में जो भी थोड़ा बहुत उद्योग का स्थापना किया, भारत में जितने भी प्रकार की बागवानी खेती होती थी, इसका भी फायदा कौन उठाया? ब्रिटेन के लोग उठाया। तीसरा पॉइंट है भारत में जो रेलवे का विकास हुआ उस पर जो लाभांश की जो गारंटी दिया गया था, कितना परसेंट? 5%। 5% लाभांश की गारंटी दिया था, वो तो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे। लाभांश मतलब लाभ का अंश, जितना लाभ होगा उसमें से 5% आपको हम देंगे, समझ रहे हो? तो ये जो लाभांश की जो गारंटी दिया गया था, वो जो 5% जो लाभांश की गारंटी दिया था, उससे भी घाटा किसको हुआ? हम ही लोग का हुआ ना। अभी ताज़ा तुम रेलवे बिछाए, अभी ट्रैक बिछाए, समझ रहे हो? भारत में भी रेलवे का ट्रैक बिछाया, तो ट्रैक बिछाते ही क्या तुरंत फ़ायदा होने लगेगा? अरे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी खर्चा करते हैं उसका शुरुआत में बहुत लागत लगता है। भारत में जितना भी पुल वगैरह का निर्माण होता है, चाहे रेलवे ट्रैक का जो निर्माण होता है, शुरू में ज़्यादा लागत लगता है, उस पर जो फ़ायदा होगा वो बहुत लंबे टाइम के बाद फ़ायदा होता है, क्योंकि धीरे धीरे पहले तो पूंजी निकालिएगा, जो लागत लगाएं पहले तो वो निकलेगा, तब ना पूंजी निकलेगा, तब ना फ़ायदा होगा आपको। तो लागत बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन इन सारे लोगों की लाभांश की गारंटी शुरू में दे दिया, आप पैसा दो, फ़ायदा हो या ना हो आपको पैसे हम देते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। जो 5% लाभांश की गारंटी जो दिया, वो पैसा कहाँ से आया? भारत के लोगों से दिया ना। वेतन भत्ते एवं शेयर लाभांश, भारत में जितने भी जो ब्रिटिश अधिकारी जो काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कहाँ से जाती थी? भारत से। वेतन भत्ता समझ रहे हो? भत्ता क्या होता है, वेतन क्या होता है? वेतन मतलब काम करने के बदले जो सैलरी होता है। भत्ते का मतलब होता है सुविधाएं, रहने का, सहने का, खाने पीने का, और जो कई सारे हेल्थ सुविधाएं होती है, हेल्थ फैसिलिटीज होती है, इसको भत्ता बोलते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी भारत में जितने भी काम करते थे, उनकी सैलरी कहाँ से मिलती थी? यहीं से। जितने सारे अंग्रेज अधिकारी, उसको भत्ता भी मिलता था। और शेयर लाभांश क्या होता है? ब्रिटेन में जितनी सारी जो फैक्ट्रियां थी, ब्रिटेन के माध्यम से जो भारत में लाया गया था शेयर, उसमें से कई सारी कंपनियां भी तो काम करती थी। मतलब कि भारत में जब रेलवे का विकास हुआ या फिर जो भी जूट इंडस्ट्री वगैरह होता था, उसमें क्या कोई अकेला आदमी काम करता था? कई सारे लोग मिलकर काम करते थे। जो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। तो भारत में रेलवे का जो विकास हुआ, उसमें जो पैसा लगा, उसमें कई सारे लोगों का मिलकर लगा था, मोटा पूंजी लगा था। तो उसमें शेयर लाभांश का भी फायदा किसको हुआ? उस शेयर को खरीदने से फायदा किसको हुआ? ब्रिटेन के लोगों को मिला। जूट फैक्ट्री खुला, उसमें एक आदमी तो पैसा नहीं लगाया होगा, उसमें कई सारे लोग मिलकर पैसा लगाए होंगे, तो उसमें कई सारे शेयर धारक होंगे ना। एक फैक्ट्री खोलने में कई सारे उसके लोग मेंबर होते हैं, तो अलग अलग लोगों को जो फायदा मिला वो कहाँ से गया? पैसा अपने देश से गया। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव। देखिए, ब्रिटेन में एक पोस्ट हुआ करता था ब्रिटेन के संसद में, उसका नाम था भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरीट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसका परिषद, भारत सचिव और उसका परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल। तो ब्रिटेन के संसद में भारत सचिव का एक पद बनाया गया था। उसमें कुछ लोग थे, कुछ मेंबर थे। उनका काम क्या था? भारत के मामले में सुनवाई करना, भारत में डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, मतलब भारत के बारे में जो भी बातचीत होगा वही लोग मिलकर के तय करते थे। यानी कि भारत के एक तरह से को प्रतिनिधि थे ये कौन थे? भारत के तरफ से प्रतिनिधि थे। और इसके मेंबर कौन थे? भारतीय नहीं थे। इसके मेंबर कौन थे? इंग्लैंड के लोग ही थे। मतलब इंग्लैंड में ही कुछ लोगों को दे दिया गया कि भारत से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आप लोगों की काउंसिल देखेगी, आप लोगों की परिषद देखेगी। उस परिषद का नाम क्या था? भारत सचिव और उसका परिषद। तो भारत सचिव का जो खर्चा वगैरह होता था, उसका वेतन वगैरह जो है वो किसके पैसे से जाता था? बताओ, भारतीय मामलों की सुनवाई करेगा ये कौन? ब्रिटेन वाला। मतलब कि भारत सचिव का पोस्ट क्यों बनाया गया था? ताकि यहाँ की समस्याओं को वो रखेगा अपने पास। मतलब ब्रिटेन की सांसद के पास भारत की समस्या को ये रखेगा। लेकिन इसमें लोग कौन हैं? ब्रिटेन वाले लोग हैं। तो कितना अटपटा सा बात है। भारत के बारे में विचार कौन कर रहा है? ब्रिटिश। और उसकी सैलरी भी कौन दे रहा है? भारत दे रहा है, अपने लोग भी नहीं है।
देखो शोषण कितना खतरनाक तरीके से था कि भारत सचिव के पोस्ट पर भी ब्रिटिश ही लोग बैठे हुए हैं, और ये बात किसकी करेंगे? भारत की। समझ रहे बात को? अगला पॉइंट क्या है? भारत में गृह व्यय, मतलब भारत के घर के अंदर का जो खर्चा था वो भी खर्चा किसके तरफ से हुआ था? हम ही लोग की तरफ से हुआ था ना। यहाँ पर जितना भी सैन्य सामग्री की खरीद करते थे, ब्रिटिश वाले जो सेना रखते थे वो अपने सेना को जो हथियार मुहैया कराती थी, उस हथियार का पैसा कहाँ से लाता था? वो भारत से। यहीं के लोगों का दमन करना है, यहीं के लोगों के द्वारा, और यहीं से पैसा से सामान भी खरीदना है। मतलब हथियार भी कहाँ से आएगा? यहीं के लोगों से। हथियार थमाएगा भी किसको? यहीं के लोगों को। दमन भी किसके खिलाफ होगा? यहीं के लोगों का। कितना अजीब सा संरचना था, सोच के देखिए। यहीं के पैसा से बारूद और गोला खरीदाएगा, बंदूक खरीदाएगा, हथियार खरीदाएगा। यहाँ के लोगों को मारने के लिए भी यहीं के लोगों का इस्तेमाल करेगा। अपने लोगों को मारो। 1857 की क्रांति में यही तो हुआ था। इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो गृह व्यय में क्या था? भारत के घर के अंदर जो ब्रिटिश वाले जो लोग रहते थे, उनका गृह व्यय क्या था कि सैन्य सामग्री की खरीद पर भी पैसा किसका लगता था? भारत का। दूसरा, भारतीय धन से निर्मित सुरक्षित कोष, जिसका भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिला। समझिएगा, भारत में एक सुरक्षित कोष बनाया गया था, इमरजेंसी फंड। भारत के धन से, मतलब ब्रिटिश सरकार बोलती थी ये पैसा हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। जैसे आज भी भारत सरकार रखती है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत सरकार की संचित निधि। अभी भारत के पास, जो अभी भारत सरकार है उसके पास एक इमरजेंसी फंड होता है जिसमें हम लोग पैसा जमा करके रखते हैं। किस लिए? कि अगर कभी देश में आपातकाल का समय आया, युद्ध का समय आया, दिक्कत हो गया, तो वो, जैसे अभी भी भारत में जहाँ भी फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आता है, सुनामी वगैरह आता है, तो उसमें जो पैसा जाता है वो कहाँ से जाता है? सुरक्षित कोष में, जो संचित निधि में हम लोग पैसा जमा करके रखते हैं, इमरजेंसी फंड में। तो भारत के पास भी उस समय सुरक्षित कोष था। यहीं के लोगों को बोला गया कि ये पैसा आप लोगों के लिए इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ताकि कभी भी ज़रूरी पड़ेगा तो इस पैसे को खर्च किया जाएगा। जैसे मम्मी अपना गुल्लक रखती है घर में, घर की माँ जो होती है वो अपने पास कुछ ऐसा फंड रखती है, कभी वो चावल का जो बर्तन होता है, जो जिसमें डब्बा, चावल के डब्बा में पैसा को पन्नी में लपेट करके उसको डब्बे में डाल के रखती है, ताकि अभी कभी अगर घर में कोई इमरजेंसी पड़ा तो वहीं से निकाला जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार भी ऐसा करती थी कि सुरक्षित कोष रखती थी, लेकिन इस सुरक्षित कोष का क्या कभी भारतीयों को लाभ मिला? इस सुरक्षित कोष का तो भारतीयों के खिलाफ दमन करने के लिए किया जाएगा, इस पैसे का इस्तेमाल तो हमारे खिलाफ किया जाएगा। तो इस इमरजेंसी फंड का भी हमें कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिला। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इंग्लैंड में किए जाने वाले नागरिक एवं सैन्य खर्च। इंग्लैंड में भी वहाँ के नागरिक को भी जो है जो फैसिलिटी मिल रही है वो कहाँ के पैसों से? भारत के पैसों से। उसके बाद सेना का खर्च, इंग्लैंड का सेना, सोचो सेना किसका है? इंग्लैंड का, और उसका भी सैन्य खर्च यहाँ से जा रहा है। तो मतलब लूट का तो बोले कि पूरा एकदम बर्बाद करके रखा था। भारत को ब्रिटेन वाले किस तरह से बर्बाद किए उसका एक नमूना आपको दिखा रहे हैं। कभी इतना डीप में जा कर के हम लोग सोचे नहीं होंगे, है ना, क्योंकि डिटेल में पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा कि अक्सर क्या होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को बस ये लगता है कि हम लोग ब्रिटेन से हम लोग आज़ाद हुए थे। आज़ादी तो एक छोटा सा शब्द है, पर कितने तरीके से आज़ाद हुए थे हम लोग, कितने तरीके से एकदम मकड़ जाल में फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। वो तो भला हो दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, कांग्रेस के कई सारे मेंबर्स का, बदरुद्दीन तैयब जी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, दो गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी सारे लोग थे, इन्होंने इसी मकड़ जाल से तो बाहर निकालने का कोशिश किया। इसी को तो कहते हैं गुलामी। गुलामी एक शब्द वैसा थोड़ी होता है जैसे फिल्मों में देखते हैं कि गले में जंजीर टंगा हुआ है और एक आदमी उनको खींच रहा है, केवल गुलाम। वो तो शारीरिक गुलामी है, ये तो आर्थिक गुलामी है। आर्थिक गुलामी है, मानसिक गुलामी भी है, क्योंकि आर्थिक गुलामी से ही मानसिक गुलामी का दौर शुरू होता है। अगला पॉइंट क्या है? उस समय अफगानिस्तान में जो युद्ध वगैरह चल रहा था, चीन के बॉक्सर विद्रोह, जो चीन में भी जो विद्रोह वगैरह हुआ था, जो 1899 से लेकर के 1900 के बीच हुआ था, तथा विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, सभी में जो सिपाही गया, क्या हम लोगों के देश का नहीं गया? भारतीय लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सेना में शामिल कर दिया गया कि आपको लड़ना होगा। किसके तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से लड़ना होगा। तो मतलब यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के सेना में शामिल कर दिया, तरह तरह अलग अलग जगह पे। कभी अफगानिस्तान में विद्रोह होता है तो चलो भाई यहीं के लोगों को पकड़ के ले जाओ। बॉक्सर विद्रोह हुआ चीन में, यहीं के लोगों को पकड़ के ले गया दमन कराने के लिए। तो सेना में ज़बरदस्ती हम लोगों को शामिल किया गया था, है ना। और इन सारे जो खर्च होता था वो किस पे होता था? इस सैनिक का जो टोटल खर्च था वो किस पर आरोपित था? भारतीय राजस्व पे, यहीं के लोगों पर। मतलब तुम्हारे ही लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, उसका जो खाने पीने का खर्च जो होगा, हथियार ले जाने का, वो भी खर्चा कौन दोगे? तुम ही दोगे। इस तरीके से गुलामी का ये दौर था, जो कि खतरनाक गुलामी है।
उसके बाद देखिए प्रक्रिया क्या अपने आ गया, ये तो स्रोत था, धन की निकासी का स्रोत, अलग अलग तरीके से धन की निकासी हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि धन की निकासी की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो हमने चूंकि पहले भी पढ़ रखा है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला को हराया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, 1757 का ये घटना है। उसके बाद बंगाल में कठपुतली नवाब का दौर शुरू होता है। तो चूंकि प्लासी युद्ध से ही जब से कठपुतली नवाब का दौर शुरू होगा, तो वो कठपुतली नवाब बंगाल पर क्यों बिठाया जाता है, ताकि ब्रिटेन के लोगों को फ़ायदा हो सके, ब्रिटिश अधिकारी को फ़ायदा हो सके, समझ रहे हैं ना। तो वहीं से भारत में प्लासी का युद्ध से जो 1757 में हुआ था, 1757 से जो दौर शुरू हुआ था, यहाँ से बंगाल की लूट शुरू हुई और बंगाल की लूट से ही भारत का लूट भी स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले लूटना कहाँ से स्टार्ट किया, बंगाल। तो मामला शुरू करेगा कहाँ से, बंगाल से, और यहीं से धन की निकासी का क्या हो गया, आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, इसी प्लासी युद्ध के वजह से हम बताए थे कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कठपुतली नवाबों से उपहार प्राप्ति करेगा। केवल उपहार क्या, यहाँ से तो धन भी प्राप्ति करेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप देखेंगे कि चाहे वो मीर जाफ़र हो या मीर कासिम हो, सभी से देखिए जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे अच्छा खासा धन लूट लेते थे। अरे बंगाल में जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ वो तो लालच में ना, चाहे वो मीर जाफ़र बना, लालच में ही तो बना था कि सिराजुद्दौला को हटा के अगर आप हमें बनाओगे तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो जब बैठाया गया तो उसके बाद तो सिराजुद्दौला मीर जाफ़र से तो अच्छा खासा पैसा लिया गया डिमांड। वो तो मीर जाफ़र बाद में परेशान हो गया अंग्रेज़ों की डिमांड से, भाई कितना पैसा तुमको चाहिए, एक बार तो दे दिया, तुमने हमें जिताया, थैंक यू, अब ले लो पैसा। पर इतनी में कहाँ अंग्रेज़ों का पेट भरने वाला था, अंग्रेज़ को तो और ज़्यादा चाहिए था, और ज़्यादा चाहिए था। मतलब अंग्रेज़ों की लालच कभी कम हुआ ही नहीं। ये लालच का दौर प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, वो तो बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा। वहाँ से तो मतलब अंग्रेज़ों का भारत पे अच्छी तरह से पकड़ हो गया, पूरी मजबूत पकड़ वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब बक्सर के युद्ध के बाद से ही देखिएगा जो मुग़लों में जितने सारे जो सुल्तान आएंगे, जितने सारे जो मुग़ल राजा होंगे, सभी लोग धीरे धीरे अंग्रेज़ों के सामने क्या हो जाएंगे, नतमस्तक। अब मुग़ल की सेना भी अंग्रेज़ों के सामने परास्त हो चुकी है, क्योंकि सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उधर मुग़ल के तरफ से शाह आलम द्वितीय वो भी हार चुका था। अब मीर कासिम तो भाग चुका था, मीर कासिम को भी निपटा दिया जाता है। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुआ। और इलाहाबाद की संधि में हम क्या देख रहे हैं कि पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार है, जो कि किससे लिया गया था, शाह आलम द्वितीय से, मुग़लों से लिया गया था। तो वहाँ से तो देख रहे हैं लूट का और धन का और ज़्यादा प्राप्ति होगा। मतलब धीरे धीरे रोकड़ा कैसे कमाया उसका प्रोसेस बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने बारी बारी करके कैसे पैसा कमाया। उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या हुआ, बंगाल, अच्छा उस समय जब व्यापार करा था जो ब्रिटिश लोग, वो बंगाल के राजस्व से, चूँकि बंगाल के राजस्व पे अच्छा पकड़ कब हुआ, 1765 के बाद से। अब बंगाल के राजस्व से यहाँ पर वस्तु क्या खरीदेगा, मतलब यहाँ के पैसा को खरीदने के, मतलब यहाँ के सामान को खरीदने के लिए अब ब्रिटिश को अपने देश से पूंजी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के सामान को, जैसे मान लीजिए नील खरीदना हो, अफीम खरीदना हो, मसाला खरीदना हो, तो पहले क्या होता था कि अपने देश से उसको मुद्रा लेके आना पड़ता था या सोना लाना पड़ता था। अब यही कच्चे माल को खरीदने के लिए अब ब्रिटिश को अपने घर से पैसे लाने की ज़रूरत है, वो तो यहीं के बंगाल का जो राजस्व होगा, जो मीर जाफ़र, मीर कासिम से जो पैसा वसूलेगा, उसके बाद मतलब कि जो दीवानी अधिकार जो मिला है, जो टैक्स वगैरह, राजस्व वगैरह वसूलेगा, यहीं के पैसा से ये वस्तु खरीदेगा और यूरोप में जाके क्या करेगा, बेच देगा, यूरोप में निर्यात करेगा। बाद में तो ऐसा होने लगा कि यहाँ से कॉटन जाता था, यूरोप के बाज़ार में वो सामान बिकता था और फिर वही सामान भारत में आके दोबारा फिर बिक जाता था। मतलब ऐसे कहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहीं बंगाल के राजस्व से यहाँ कच्चा माल खरीदता था, यूरोप में निर्यात होता था और वहाँ वो सामान बनता था। अब बनने के बाद फिर क्या होता था, फिर दोबारा भारत आकर यहाँ पे बिकता था। तो अंग्रेज़ों को तो दोनों हाथ में लड्डू, बना बनाया हुआ बाज़ार में मिल गया भारत में, तो पैसे भी, मतलब सामान जब आप बेच रहे हो तो पैसे कमाओगे ना, और कच्चा माल भी सस्ते रेट में भी खरीद लिए हम। उसके बाद तो बचा कुचा खसर कौन पूरा कर दिया, रेलवे। तो रेलवे तो खैर धन की निकासी को और तेज़ी से बढ़ाया, पहले जितना तेज़ी से नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले रेलगाड़ी से माध्यम से, घोड़ा गाड़ी से के माध्यम से, खच्चर जो गधा के जैसा जो दिखता है, खच्चर चूँकि मतलब माल को ढोने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है, गधों पे सामान लाद करके, इस तरह के पहले जो है
समुद्र तक, जो बंदरगाह तक है, वहाँ तक सामान को पहुँचाया जाता था। लेकिन रेलवे के विकास से क्या हुआ, कच्चे माल की निकासी बहुत तेज हो गई। क्या, बहुत ही तेज हुए। और ब्रिटिश निर्मित वस्तु का भी भारत के बाजार में क्या हुआ, अंधाधुंध तरीके से क्या हुआ, पटा दिया गया पूरा सामान से। अब सभी जगह पे क्या दिखेगा, ब्रिटिश का ही वस्तु दिखेगा। तो हाँ पूछिए। चौथा नंबर पॉइंट है कि बंगाल के राजस्व से वस्तु खरीदा गया। तो जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था, तो बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा के राजस्व, अब इस क्षेत्र का जितना भी राजस्व होगा किसका अधिकार हो जाएगा, ब्रिटिश का। सारा टैक्स किसके पास आएगा, ब्रिटिश के पास। उसी पैसे से क्या खरीदेगा, सामान खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा, और कच्चा माल को जाकर के ब्रिटेन में बेच देगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो इसको मिटाने के बाद अब लिखते हैं कि धन की निकासी के परिणाम क्या होते हैं। तो थोड़ा पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं परिणाम क्या हुआ। अब देखिए, धन की निकासी का प्रभाव या परिणाम की अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है। मतलब भारत में जो धन का लूट हुआ, धन की जो निकासी हुई, इसके वजह से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, वो समझते हैं एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले देखिए, इसके वजह से क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, कमजोर। चूंकि भारत से जब धन का लूट होगा तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय धन से निर्मित, जो भी भारतीय धन से निर्मित सेना कौन खड़ा किया, ब्रिटिश वाले लोग, ब्रिटेन के लोग। तो सेना और जो पुलिस का निर्माण किया, इसका उपयोग किसके खिलाफ करेगा, भारतीयों के दमन के लिए। यहीं के लोगों को, देखो हम आपको पहले बताया ना कि यहीं के धन से पुलिस और सेना खड़ा करेगा और यहीं के लोगों का क्या करेगा, दमन करेगा। अभी देखना कि 1857 की क्रांति में जो दमन हुआ था, तो यहीं के लोगों का किया गया था ना। और छोटे छोटे जितने भी विद्रोह होते हैं, इसमें पुलिस और सेना का दोनों इस्तेमाल करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत में गरीबी और भुखमरी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के किसान क्या हो चुके थे, टैक्स देते देते, भू राजस्व देते देते वो पूरी तरह से गरीब हो चुके थे। क्योंकि भू राजस्व की जो दर थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा था, लगान ज़्यादा वसूलता था, और हम लोगों के पास अनाज का उपज उतना था नहीं। तो धीरे धीरे करके क्या होंगे, भारत में गरीबी होगी, और भारत में इसकी वजह से क्या होगा, गरीबी की वजह से भुखमरी का दौर तेज़ी से बढ़ेगा। भुखमरी बढ़ने का एक और रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पर कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। भारत में अब खाद्यान्न फसल के अलावा यहाँ पर आपको अफीम की खेती करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। तो ऐसे में क्या होगा, खाद्यान्न फसल की कमी हो गई, तो खाने पीने का भी अकाल होने लगा। तो इसके वजह से भारत में क्या हो गया, भुखमरी, अकाल पड़ेगा बार बार। भारत में क्या पूंजी का, समझ रहे हैं, पूंजी की समस्या कितना ज़्यादा था। तो भारत में चूंकि अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर हो चुका और हमारे पास पैसे ही नहीं थे, सारा पैसा तो लूट के कौन ले जा रहा था, अंग्रेज। तो ऐसे में भारत में क्या हो जाएगा, पूंजी का अभाव। तो जब हमारे पास पूंजी ही नहीं रहेगा तो हम औद्योगिक विकास कर पाएंगे। तो ऐसे में औद्योगिक विकास क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। हम लोग छोटा मोटा इंडस्ट्री बिठाए, जैसे भाई माचिस, दिया सलाई उद्योग, कपड़ा उद्योग, थोड़ा मोटा छोटा मोटा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास पूंजी था ही नहीं। बैंकिंग और बीमा सेक्टर पर भी किसका नियंत्रण था, ब्रिटेन के लोगों का। तो ये भी वजह था, पूंजी तो था ही नहीं, साथ ही साथ कोई हमें पूंजी देने वाला भी नहीं बचा। तो ऐसे में फ़ायदा किसको होगा, तो ब्रिटेन के पास पूंजी था तो वहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ, हमारे पास जो भी पूंजी था बचा खुचा वो लेके कौन चला गया, ब्रिटेन के लोग। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर पूंजी का अभाव था तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो पाएगा, औद्योगिक विकास हो पाएगा, नहीं। जबकि ब्रिटेन में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हुआ, क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल आराम से पहुँचने लगे, सस्ते रेट पर पहुँचने लगा, तो वहाँ पर क्या होगा, औद्योगिक क्रांति। अच्छा, भारत में जो लोहा और जो कोयला था वो सब कहाँ चला गया, ब्रिटेन। तो जिस देश, चूँकि कार्ल मार्क्स कहते थे जिस देश के पास लोहा और कोयला होगा वहाँ पर मशीनीकरण होगा, और ऐसे में वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होगी। तो लोहा और कोयला हमारे पास था, लेकिन लेकर कौन चला गया, ब्रिटेन के लोग। और देखे होंगे कि पटरी वहाँ पर बनता था, लोहा और कोयला यहाँ से उठा के ले जाता था, और रेल का पटरी वहाँ बनाया, और फिर उस पटरी को ढो करके यहाँ लाकर बिछाया जाता था, और भी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर। तो इतना ज़्यादा खर्चीला हो चुका था। तो ऐसे में क्या होगा, धन की निकासी जो हुआ, पैसा तो हम लोग का चला गया, लेकिन फ़ायदा किसको मिला, ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन में क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश के पास जितना भी सरकारी आय था, मतलब सरकार तो वही था ना, ब्रिटेन वाले ही थे ना, तो सरकारी आय का जो 75% जो भू राजस्व था, देखिए जो 75% जो हिस्सा था इनकम का, सरकार को जितना भी फायदा होता था उसका 75% जो है पैसा कहाँ से आता था,
75% जो भू राजस्व था वो कहाँ से आता था? गाँव से। क्योंकि भारत पहले कहाँ बसता था? गाँव में बसता था। तो हाँ, आज भी ग्रामीण जनसंख्या कम नहीं है, अच्छा ठीक ठाक मात्रा में आज भी भारत गाँव में बसता है, लेकिन अब थोड़ा शहरीकरण या नगरीकरण भी काफ़ी बढ़ा है पहले से, है ना। अब तो बात बहुत बदल चुका है। अब तो हम लोग पूरा विश्व का जो मामला है वो तो एकदम खुले व्यापार की नीति पर हम लोग चल रहे हैं। अब तो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ चुका है। देखिए, तो ब्रिटिश को जितना भी सरकारी आय का जो फ़ायदा होता था उसका अधिकांश लगभग 3/4 75% जो फ़ायदा था वो किसको कहाँ से आता था? गाँव से। लेकिन खर्चा कहाँ पर होता था? मतलब गाँव से धन तो प्राप्त करता था, लेकिन खर्च कहाँ पर क्या आता था? शहरों पर। तो इसके वजह से गांव निर्धन होंगे कि अमीर होंगे? बताओ, निर्धन होंगे। शहर तो धीरे धीरे अमीर बनते चले गए और गांव ही बना रहा। मतलब गांव से पैसा लाते थे और खर्चा कहाँ करते थे? शहरों पे। क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी कहाँ रहते थे? शहर पे। तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे? हॉस्पिटल्स कहाँ खोले जाएंगे? शहर में। जबकि उस हॉस्पिटल को या स्कूल को खोलने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? गाँव से आ रहा है। जबकि खर्च कहाँ पर हो रहा है? शहर में हो रहा है। तो इसके वजह से हम ये भी कह सकते हैं ना कि गांव और शहर के बीच दूरी क्या हो गई? बढ़ते चली गई। आर्थिक विषमता बढ़ा। गांव और शहर के बीच आर्थिक विषमता क्या हो गया? बढ़ा। गांव गरीब होते चला गया और शहर धीरे धीरे क्या होते चला गया? अमीर होते चला गया। आज भी देख लीजिए ना, शहर में कितनी चकाचौंध वाली लाइफ है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, सुविधाएं कितनी अच्छी अच्छी होती है, और शहर में समझ रहे हो, सॉरी गाँव में बर्बाद हो गया। अब देखिए, शुरुआत में जो भारतीय बुद्धिजीवी लोग थे, जो समझदार टाइप के लोग थे, उनको लगता था कि अंग्रेज हम लोगों पर उपकार कर रहा है। क्योंकि अंग्रेज बार बार कहते थे कि जीसस क्राइस्ट ने हमें कहा है कि जो हम गोरे लोग हैं, काले लोगों पर क्या करना है? काले लोगों को सभ्य बनाना है। तो वो तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि हम आप लोगों को अपना देश छोड़ करके यहाँ पर जंगल बर्बर जगह में हम रहने आए हैं। आप लोगों को हमको एहसान मानना चाहिए कि आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए देखिए हम आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, रेलवे का विकास कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। तो यहाँ के बुद्धिजीवी को लगता था हाँ बात तो ठीक ही कह रहा है, पहले तो हम लोग के पास था नहीं, क्योंकि उन लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो शुरुआत में जो भारतीय बुद्धिजीवी थे उनको अंग्रेजों द्वारा भारत का शुभचिंतक होने का जो दावा करते थे, शुरुआत में क्या लगता था? हाँ भाई हम लोगों का शुभचिंतक है। धीरे धीरे जब धन की निकासी का सिद्धांत जब समझ में आया कि अंग्रेज हम लोगों को लूट रहे हैं, तब बाद में समझ में ये क्या है? दरअसल धोखा, ये हम लोगों के साथ धोखा किया गया। मतलब वही बात है, जैसे प्रेमी और प्रेमिका शुरुआत में लगता है कि एक दूसरे के लिए बस जीने मरने के लिए बने हुए हैं, वो भी 7 जन्म तक। फिलहाल तो मतलब 1-2 साल तक ठीक से रिश्ता निभा लो, यही बहुत है। 7 जन्म तो अलग की बात है। तो शुरू में क्या लगता था हम लोगों को भी कि अंग्रेज हम लोगों को काफ़ी सभ्य बनाएंगे, हम लोगों को विकसित बनाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये शुभचिंतक नहीं है, बल्कि क्या है? धोखा दे रहा, धोखा। तो जल्दी क्या, जगते जगते भी तो 400-500 साल लग ही गया हम लोग को। 1600 में आया था और आज़ाद होते होते जो है लगभग 450 साल निकल गया। 400 साल तो लगभग किया ही किया। अब कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद, शुरुआत में जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद मतलब सभी लोगों को जो एक किया गया था, कहता इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक चरण में, मतलब जब शुरुआत में लोगों को राष्ट्रवाद जैसी चीज़ों को समझ में आने लगा था, तो कहता है इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक चरण में आर्थिक स्वरूप लिए हुए था। आर्थिक स्वरूप का मतलब, शुरुआत में राष्ट्रवाद का मतलब एक ही समझ में आता है कि भाई देखो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा धन की लूट हो रही है, इस लूट को अगर रोकना चाहते हो तो सभी लोग एक हो जाओ। तो शुरुआत में राष्ट्रवाद कैसा था? आर्थिक स्वरूप, मतलब धन की लूट को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जो हम लोगों का जो यहाँ से सामान वगैरह जो जा रहा है तेज़ी से, उसको रोकना है। भारत को जो लूटा जा रहा है उसको लूटने से बचाना है। तो शुरुआत में जो राष्ट्रवाद था, यानी कि जो देश के प्रति जो हम लोग का जो भाव था वो कैसा था? आर्थिक स्वरूप। हम लोग को बस एक ही बात समझ में आता था कि अंग्रेज हम लोगों को लूट रहा है, वो भी किस तरीके से? आर्थिक स्वरूप से। धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा कि ये केवल लूट क्या आर्थिक नहीं था, सामाजिक भी था, राजनीतिक भी था और सांस्कृतिक लूट भी था। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, धन की निकासी का हम लोगों ने टॉपिक जो देखा उसमें समराइज करके अगर समझो तो धन की निकासी का दौर से हमें क्या पता चला, मतलब कंक्लूजन क्या समझ में आया कि धन को लूटने का अलग अलग तरीका अपनाया गया। ये हम लोगों के बुद्धिजीवी को काफ़ी देर से समझ में आया, लेकिन समझ में तो आया। तो शुरुआत में जो नेशनलिज्म था वो किस चीज़ पर टिका हुआ था? आर्थिक रूप से टिका हुआ था। धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा कि हम लोगों की संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो राजा राम मोहन राय हो या विवेकानंद हो, ये लोग धार्मिक सुधार करेंगे। अभी कई सारे लोगों को पढ़ना है ना,
विवेकानंद पढ़ेंगे तो आप जब भारत में जो धार्मिक जो सुधार आंदोलन जो चला है वो ब्रिटिश के खिलाफ ही चला था, क्योंकि ब्रिटेन के लोग हमेशा कहते थे कि हम लोग आपसे श्रेष्ठ हैं। ये जो श्रेष्ठता का सिद्धांत था, इस चीज़ को चुनौती कौन देंगे? हम लोगों के जो बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग थे। तो धन की निकासी का हम लोगों ने असर क्या देखा कि धीरे धीरे धन की निकासी की वजह से भारत जो कल तक सोने की जो चिड़ियाँ कहलाती थी उनका क्या हो गया? लूट हो गया। मतलब कि सोने की चिड़ियाँ जो कहलाती थी, सोने का लूट किया गया, बर्बाद कर दिया गया हम लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है, जो धन का निकासी है, इसको हम लोग क्या करते हैं? बैंडिंग करते हैं, फिनिश करते हैं। अब इसके बाद जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या होगा? ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ को समझना है, जिसमें आपको बताएंगे सिविल सेवा के बारे में कि ब्रिटेन के माध्यम से जो सिविल सेवा का विकास किया गया। पुलिस व्यवस्था बताएंगे, जिसमें कि कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिस व्यवस्था लाया गया था। सैन्य संगठन, जिस सैन्य संगठन का इस्तेमाल क्या किया गया? भारतीयों का दमन करने के लिए किया गया। तो ब्रिटेन अपनी सेना का संगठन कैसे करता था वो डिटेल में समझेंगे। उसके बाद फिर जुडिशरी सिस्टम, भारत में न्याय की व्यवस्था ब्रिटेन के द्वारा किस प्रकार से लाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, बंद कर ली वीडियो को।